तो हम पढ़ रहे थे मेथड, है ना। लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग करना भूल गया था मैं, जिसकी वजह से उस दिन की वीडियो नहीं मिल पाएगी, बट आज मैंने स्टार्ट कर दिया है रिकॉर्डिंग। सो मेथड में हमने मेथड के टाइप्स पढ़ लिए थे और मेथड का सिंटेक्स देख लिया था क्या होता है। तो मेथड्स कितने टाइप के होते हैं बताओ ज़रा। टू टाइप, कौन कौन से? प्री डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड मेथड। प्रीडिफाइंड फंक्शन कुछ एग्जांपल दो। प्रीडिफाइंड मेथड्स के कुछ एग्जांपल, कौन कौन से प्रीडिफाइंड मेथड तुमने यूज़ किए हैं, कौन पता है तुम्हें? मैथ डॉट एसक्यूआरटी। हम्म, ठीक है। तो ये सबको आइडिया लग गया है। अब यहाँ सिंटेक्स को हमने भी डिस्कस किया था। तो सिंटेक्स जैसे कि बुक में भी दिख रहा है, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो ऑप्शनल है, ठीक है ना। मॉडिफायर यानी कि पब्लिक स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक पब्लिक प्राइवेट, जो भी एक्सेस स्पेसिफायर हमने पढ़े थे वो लिखेंगे। देन स्टैटिक लिखेंगे, है ना। स्टैटिक भी ऑप्शनल है, मॉडिफायर भी ऑप्शनल है। ये नीड के अकॉर्डिंग ज़रूरत है अगर तो लिख सकते हो, अदरवाइज इसे इग्नोर कर सकते हो। देन रिटर्न टाइप या रिटर्न डेटा टाइप, ये कंपलसरी है। फंक्शन जब भी बनाओगे तो रिटर्न टाइप लिखना है ना। उसके बाद फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम और फंक्शन के नेम के बाद जस्ट ब्रैकेट लगेगा और यहाँ पे लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट होंगे और ये ऑप्शनल है ये भी। अब एक चीज़ तुम लोगों से मैं पूछता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे सिंटेक्स में लिखा हुआ है कि सबसे पहले मॉडिफायर होगा, देन स्टैटिक, देन रिटर्न टाइप, है ना। तो अगर मैं मॉडिफायर पहले लिख दिया, अगर उसके अकॉर्डिंग पूरा चलूँ, है ना, तो मॉडिफायर मान लो पहले मैंने लिख दिया पब्लिक, देन स्टैटिक भी लिख दिया, वाइड, है ना, और मेन। आर्ग्यूमेंट या मेन की जगह मेन फंक्शन ना बनाए, कुछ दूसरा बना लेते हैं, सम। ठीक है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, हम आर्ग्यूमेंट ले भी सकते हैं बट नहीं। शो कर देता हूँ मैसेज फंक्शन का नेम शो, ठीक है। तो अब क्या ये चलेगा प्रॉपर फंक्शन? रिस्पॉन्स करो हाँ या ना, ये चलेगा फंक्शन? इज इट वैलिड? बोलो। यस सर। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मेन फंक्शन के अंदर जैसे शो को कॉल करेंगे तो हमें हाई प्रिंट करके देगा। बट क्या ये इस जगह पे आ सकता है क्या? स्टैटिक पहले लिख दें, पब्लिक बाद में लिख दें, है ना। देखो फंक्शन के कई कई वेरिएंट हैं, हम डायरेक्ट आते हैं अपने ऑनलाइन कंपाइलर में और इनको टेस्ट करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन जावा कंपाइलर, हमको मेथड्स को समझना है। क्लास मेथड दिख रहा है ना सबको? यस सर। हमने यहाँ पे अपना मेन मेथड बनाया क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर या डिफरेंट ब्लूजे के अलावा अदर कंपाइलर में अगर तुम प्रोग्राम रन करना चाहोगे तो विदाउट मेन फंक्शन तुम कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये मेरा मेन मेथड है और ऊपर एक मैं अपना खुद का फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड शो। यहाँ मैंने प्रिंट कराया हाय और यहाँ मैं शो को कॉल कर लूँगा जस्ट, ठीक है। ये वाली लाइन मेरी फंक्शन कॉलिंग है। क्या है? मेथड को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? कॉल कर रहा हूँ। एक वर्ड और बोल सकते हैं इसको, मेथड इन्वॉक कर रहा हूँ। इन्वॉक करना या कॉल करना। तो यहाँ पे जैसे शो मेथड को कॉल करूँगा तो कंपाइलर इसकी बॉडी जहाँ पे डिफाइन है वहाँ पे जाएगा और यहाँ बॉडी में जब जाएगा तो देखेगा अच्छा इसको करना क्या है, एक मैसेज प्रिंट करना हाय। और ये मेन मेथड के अंदर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर पा रहा हूँ कॉल, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड जब भी बनाते हैं तो हम उसको डायरेक्ट कॉल कर पाते हैं विदाउट, विदाउट क्या? ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट नहीं बनाए। ऑब्जेक्ट। रन करूँगा तो यहाँ पे हाई प्रिंट हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि क्या पब्लिक को बाद में स्टैटिक को पहले लिख दूँ, है ना। तो क्या वो चलेगा? तो इसको भी ट्राई करो। ये इधर से हटा के इधर रख दिया बस। अब बताओ ये वैलिड है, चलेगा या नहीं? बताओ बताओ।
चलेगा। 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 ठीक। तो यहाँ पे समझ में क्या आया, हम समझना क्या चाह रहे हैं, मैं समझाना क्या चाह रहा था कि ये जो सिंटेक्स में तुम बुक में देख रहे हो, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है कि पहले तुम्हें मॉडिफायर ही लिखना है बाद में स्टैटिक। तुम किसी को भी पहले लिख सकते हो, किसी को भी बाद में, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब ये जो रिटर्न टाइप होता है फंक्शन का, क्या मैं इसको यहाँ पे वाइड की जगह यहाँ पे लिख दूँ, क्या ये चलेगा? तो देखो यस सर। क्या, यस सर। नहीं चलेगा क्योंकि रिटर्न टाइप है। तो रिटर्न टाइप की पोजीशन फिक्स है कि रिटर्न टाइप कब आएगा, आप जस्ट आफ्टर नेम से पहले। द मेथड नेम, है ना। मेथड नेम के जस्ट पहले रिटर्न टाइप होगा, उसका पोजीशन फिक्स है। बट ये स्टैटिक और मॉडिफायर का ये तुम आगे पीछे कहीं पे भी लिखो वो चलेगा। ठीक है। अब अगर यहाँ पे स्टैटिक को समझें, स्टैटिक अगर मैं हटा दिया तो अब इस मेथड को मैं यहाँ डायरेक्ट ऐसे नहीं कॉल कर पाऊंगा, क्योंकि मेन मेथड हमारा स्टैटिक मेथड है और नॉन स्टैटिक मेथड है ये। तो किसी भी नॉन स्टैटिक मेथड को स्टैटिक मेथड के अंदर डायरेक्ट तुम एक्सेस नहीं कर सकते, तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उस क्लास का जिस क्लास के अंदर ये नॉन स्टैटिक मेथड अवेलेबल है। किसके अंदर है ये, मेथड क्लास के अंदर। तो अब स्टैटिक मेथड जो कि हमारा मेन मेथड है, इसके अंदर तुम्हें मेथड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसको कॉल करना पड़ेगा। अभी मैं इसको रन करूँगा तो ये एरर देगा, है ना, क्योंकि सो हमारा नॉन स्टैटिक मेथड है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको कॉल नहीं कर सकते। आप इसको कॉल करने का क्या तरीका है, या तो फिर मेथड बना का ऑब्जेक्ट बना लो। ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनता है। अब यहाँ पे मैं ओबीजे डॉट शो करूँगा तो ये अब चलेगा और हमें मैसेज में क्या दे देगा। ठीक है, सिंटेक्स क्लियर हुआ फंक्शन का, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब यस सर। एक क्वेश्चन तुम लोगों से है कि तुम लोगों को इतना आइडिया तो लग गया कि प्री डिफाइंड फंक्शन क्या है और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है। यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन जिसे यूजर या हम डिफाइन करते हैं, उसकी बॉडी हम बनाते हैं ना। अब मेरे को ये बताओ कि जो मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग जैसे जो हम लिखते हैं, वो मेन मेथड जो है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है या प्री डिफाइंड? यहाँ पे देखो प्रोग्राम में बनाया, देखो ये जो फंक्शन है मेन मेथड हमारा, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है या प्री डिफाइंड? लक्ष्य। यूजर डिफाइंड फंक्शन। लक्ष्य, सत्यम, खुशनबी, ज्योति। यूजर डिफाइंड फंक्शन है मैम सर। हाँ ठीक है, बाकियों को बोलने दो, तुम्हारा रिस्पांस मैंने नोट कर लिया। बाकी लोग क्या कहते हो, मेन मेथड हमारा यूजर डिफाइंड मेथड है या प्री डिफाइंड? प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तुम देखो ना कि ये जो हमारा मेन मेथड है, इसकी बॉडी कौन डिफाइन कर रहा है? ये कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज हमने किया, इसके अंदर अब इस फंक्शन को क्या करना है हम बता रहे हैं कि सबसे पहले तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, देन सो मेथड को कॉल करो। ये सब हम ना बता रहे हैं, मतलब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं ना। इसकी बॉडी कौन बना रहा है? ये हम। स्टेटमेंट इसके अंदर कौन बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है? हम। तो मेन मेथड जो है वो यूजर डिफाइंड मेथड है। कैसा मेथड है? मेन मेथड यूजर डिफाइंड मेथड है, प्री डिफाइंड नहीं है ना। उसको हम, उसकी बॉडी कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स द फॉलोइंग फिगर डिस्क्राइब अननोन टर्म्स ऑफ अबव सिंटेक्स एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, तो ये थ्योरी पढ़ना, ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो हमने पढ़ा था अभी मॉडिफायर को बोल रहा है, उसको हम एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, और जब भी हम कोई भी मॉडिफायर यूज नहीं करते है ना, तब बाय डिफ़ॉल्ट क्या चलता है? डिफ़ॉल्ट, है ना, डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर बाय डिफ़ॉल्ट चलता है, हम उसे जब कुछ नहीं लिखते। ये चीज़ हमने पढ़ी है ऑलरेडी, है ना। अब जो हमारा रिटर्न टाइप है, ये किस रिटर्न टाइप डेटा टाइप है। इट कैन बी वाइड, शॉर्ट, कोई भी डेटा टाइप हम लिख सकते हैं, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, है ना, बूलियन। हम यहाँ तक कि अगर स्ट्रिंग रिटर्न कराना चाहते हैं तो हम रिटर्न टाइप में स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। फंक्शन का रिटर्न टाइप या रिटर्न डेटा टाइप जो भी है वो स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। तो वो नॉन प्रिमिटिव या प्रिमिटिव जो भी है कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। बस वाइड लिखने का मतलब क्या है, देखो कोई भी डेटा टाइप लिखोगे तो इसका मतलब क्या बताया जाएगा, मतलब पता चलेगा देख के प्रोग्रामर को कि ये जो फंक्शन है या मेथड है ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है और किस टाइप का डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जो भी इसके पहले लिखा हुआ है। अगर लिखा है इंट सम, तो मतलब सम एक मेथड है जो कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वो सब तो ठीक है, हम बाकी डेटा टाइप तो समझ जाएंगे। बट अगर फंक्शन के पहले वाइड लिखा हो तो उसका क्या मतलब है? तो वाइड का मतलब है कि वो जो फंक्शन है वो नॉन रिटर्नेबल फंक्शन है, यानी वो कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला। वो फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न करने वाला अगर वाइड लिखा हुआ है ना। क्लियर है? बट
ये जो रिटर्न टाइप है फंक्शन का, ये लिखना कंपलसरी है, ठीक है, ये लिखना कंपलसरी है। अब यहाँ पे रिटर्न टाइप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ कि मॉडिफायर क्या है, ये पूरा बॉक्स बना हुआ है। स्टैटिक क्या है, द स्टैटिक कीवर्ड इज इन एक्सेस स्पेसिफायर और एक्सेस मॉडिफायर विच इंडिकेट दैट द मेथड बिलोंग टू द क्लास एंड नॉट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब एक क्लास लेवल का मेथड बन जाता है, किसी एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए ये डिपेंडेंट नहीं है ना, कॉमन बन जाता है। अभी हम ना स्टैटिक को और अच्छे से समझेंगे, स्टैटिक वेरिएबल को आगे मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स द मेथड बिकम स्टैटिक मेथड, दस द ऑब्जेक्ट इज नॉट नीडेड टू रन, मतलब हम इसको रन करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट तुम इसको इन्वोक कर सकते हो, ठीक है। और ये भी ऑप्शनल है। मेथड का नेम क्या है, ये मेथड का नेम तुम अपनी चॉइस का कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अगर यूजर डिफाइंड मेथड है तो ये नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, बट वो जो नेम है वो वैलिड आइडेंटिफायर होने चाहिए। हमने आइडेंटिफायर के रूल्स पढ़े थे ना शुरू में, तो वही रूल्स के अंतर्गत तुम इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद पैरेंथेसिस, ठीक है, द पैरेंथेसिस आर नेसेसरी आफ्टर द मेथड नेम। पैरेंथेसिस में भी एम्प्टी और फिल्ड विद द आर्ग्यूमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि जो ब्रैकेट्स है ये खाली भी हो सकते हैं या फिर इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स या जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं ना, पैरामीटर, वो हो सकते हैं, बट ये कंपलसरी है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू सब समझाया गया कि मान लो फंक्शन बनाया जा रहा है, तो पब्लिक और स्टैटिक, ये क्या है, मॉडिफायर है, एक्सेस स्पेसिफायर है। देन वाइड, ये क्या है, रिटर्न टाइप है। देन डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या है, फंक्शन का है, मेथड का नेम है। देन दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स, इंट, डब्ल्यू, कैर, सी एच, डबल डी, ये सब। और इसके अंदर ये क्या कर रहा है, जो आर्ग्यूमेंट में वैल्यू आ रहे हैं सबको कॉन्केट कर रहा है, डब्ल्यू प्लस एच प्लस सबको प्लस कर रहा है। तो दिस इज द स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें थी। यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल हैं कि मान लो देखो, मेथड विदाउट स्टैटिक मॉडिफायर, तो पब्लिक वाइड मेन चलेगा, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हमने ये भी देखा ना सिंटेक्स में कि स्टैटिक तो ऑप्शनल है, हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो पब्लिक वाइड मेन, ठीक है। मेथड विदाउट पब्लिक मॉडिफायर, मतलब अब यहाँ पे कोई पब्लिक मॉडिफायर नो पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक वाइड डिस्प्ले डायरेक्ट लिख दिया, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी सब वैलिड है। मेथड विदाउट मॉडिफायर एंड नो पैरामीटर, कोई मॉडिफायर नहीं है और नो पैरामीटर, तो वाइड मेन सिंपल लिख दिया, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड विदाउट स्टैटिक मॉडिफायर एंड विथ पैरामीटर इंट वाई, ठीक है। तो स्टैटिक नहीं है, पब्लिक वाइड कंप्यूट और यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट है, तो कोई ना, ये भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक है, मॉडिफायर पब्लिक नहीं है, है ना, और बाकी सेम आर्ग्यूमेंट है। तो ये सारे वैलिड फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है, सबके सब वैलिड हैं। अब मेन बात जो आती है हमारी, वाई राइट एंड यूज़ फंक्शन, है ना। हम फंक्शन को और या मेथड को क्यों यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में? तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है रीयूजबिलिटी का कॉन्सेप्ट। डिवाइड एंड कॉन्कर तो है ही कि हम बिग प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, जिससे उसको सॉल्व करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिड्यूस करते हैं, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया डिवाइड एंड कॉन्कर। सपोज हमारे पास एक बड़ी सी प्रॉब्लम आई है, अब उसको हमें सॉल्व करना है, तो अगर उसी प्रॉब्लम को अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें और फिर उसको सॉल्व करें तो कितना आसान हो जाएगा। अगर फंक्शन को तुम रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, तो मान लो घर में शादी का फंक्शन है, ठीक है, तुम्हारे घर में शादी का फंक्शन है। अब वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम बोले तो एक बड़ा हमारे पास टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। अब अगर उसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर किया जाए, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें उस प्रॉब्लम को, तो हम टास्क को असाइन करते हैं ना घर के लोगों को कि भाई तू ये वाला चीज़ इस साइड का काम तू संभालेगा, इधर का काम तू संभालेगा, ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो। यस सर। तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया और हमने बंदे असाइन कर दिए कि भाई ये वाला काम तुम देखो, ये वाला काम तुम देखो, ये वाला काम तुम संभालो। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उसी बिग प्रॉब्लम को एक अकेले बंदा अगर हैंडल करता तो वहाँ पे क्या होता, वो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना, थोड़ा सा कठिनाइयाँ आती। उसी को हमने सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया और बांट दिया, तो अब वो इजीली हमारा सब प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, इजीली सब क्या हो जाएगा, काम हमारा हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ प्रोग्रामिंग में भी है कि फंक्शन या मेथड का हेल्प से हम अपनी बिग प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर यही है। और यहाँ पे जब ऐसे सॉल्व करते हैं इस टेक्निक की यूज़ से, तो हम क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ो। डिवाइड एंड कॉन्कर क्या है, कैन ब्रेक प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम ऑफ सेम टाइप।
ईजियर राइटिंग टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ईजी हो जाता है फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कोड लिखेंगे वो टेस्टिंग और डिबगिंग एरर को सॉल्व करना ये सब ईजी हो जाता है। ईच सब प्रॉब्लम कैन कंटेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व, ठीक है। दूसरी चीज़ रीयूजबिलिटी। रीयूजबिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे, अभी हम रिसेंट पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, जहाँ पे मैं एक अलग से एक फंक्शन बनाया था, ट्विन प्राइम का था क्या, हाँ ट्विन प्राइम का था। दो नंबर आएंगे और मुझे दोनों को पहले तो चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं। तो हमने एक प्राइम का फंक्शन अलग से बनाया था कि नहीं, याद Yes, sir. आ रहा है? याद आ रहा है। Yes, sir. हाँ, तो वहाँ पे Yes, sir. हाँ, कोई मेरे को भेजेगा क्या वो ट्विन प्राइम का प्रोग्राम, अगर तुम लोग लिखे हो तो। लिखा या नहीं लिखा, कोई ना, मैं अब समझाता हूँ, मत मत भेजो। क्वेश्चन ऐसा था कि दो नंबर इनपुट लिए जाएंगे एम और एन, है ना, एम और एन, और ये ट्विन प्राइम है या नहीं इसको चेक करना था, ट्विन प्राइम। तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना होता कि ये दोनों सबसे पहले प्राइम होने चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता, सबसे पहले तो एक फॉर लूप पूरा चलाता और पूरा लॉजिक प्राइम नंबर का लिखता एम के लिए, देन दूसरा फॉर लूप सेम कोड लिखा जाता बस एन के लिए। यानी प्राइम नंबर का सेम कोड, प्राइम नंबर वाला लॉजिक रिपीट हो रहा है दो बार, मैं दो बार लिख रहा हूँ। इस चीज़ से बचने के लिए मैंने वहाँ पे क्या किया था, एक फंक्शन बना दिया था, है ना। कैसा फंक्शन बना दिया था, फंक्शन बना दिया इज प्राइम करके एक फंक्शन बना दिया था, और यहाँ पे इंट एन ऐसे रिसीव करके और जो भी इसका लॉजिक है एक बार लिख दिया। अब मैं जब भी एम को चेक करना था तो मैं इज प्राइम फंक्शन कॉल किया, यहाँ एम को पास कर दिया। मुझे एन को चेक करना था तो मैं फिर से इज प्राइम फंक्शन को कॉल किया और यहाँ एन को पास किया। सेम कोड को मैं यहाँ पे दो बार यूज़ कर पा रहा हूँ, मुझे बार बार वो कोड लिखना तो नहीं पड़ रहा पर्टिकुलर नंबर के लिए डिफरेंट डिफरेंट, नहीं ना। तो मैं उसी कोड को यहाँ पे रीयूज़ कर रहा हूँ, एम के लिए भी एन के लिए भी। तो यहाँ पे राइट वंस रन एनीवेयर, हालांकि वो ये ओरा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि लॉजिक एक बार हमने लिख दिया सेम कोड, अब उसी तरह की प्रॉब्लम अगर जब भी हमें सॉल्व करनी है या कोई प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम आती है फिर से, तो मैं उसके लिए सेपरेट कोड नहीं लिखने जाने वाला, क्योंकि वो कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक फंक्शन मैंने बनाया है। तो अब वहाँ पे मैं उस फंक्शन को यूज़ करूँगा ना, हाँ या ना। तो कोड रीयूजेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर एंड एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन, ठीक है। मेथड पे यूज़ करने का ये एडवांटेज है कि हम वहाँ पे कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। एक बार अगर सेम प्रॉब्लम का कोड हमने लिख दिया है और सेम प्रॉब्लम फिर से कोई आ रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम दोबारा से उसके लिए कोड नहीं लिखेंगे, कोड जो लिखा हुआ है वही फंक्शन हम यूज़ कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको, बोलो। Yes, sir. हम्म, Yes, sir. ये Yes, हो sir. गया। इसके पॉइंट देखो, इस सब प्रॉब्लम और फंक्शन कैन बी यूज और कॉल टू रन द डिफाइंड टास्क एनी टाइम, कितने भी बार हम इसे यूज कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, एंड एज मैनी टाइम्स एज नीडेड, ठीक है। अवॉइड रिपीटेशन ऑफ कोड इन अ प्रोग्राम। अब रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लो अब यहाँ पे सेम लॉजिक वाला प्रॉब्लम दोबारा आया, तो यहाँ पे अगर मैं रीयूज कर रहा हूँ फंक्शन को तो क्या होगा, ये अवॉइड करता है ना सेम कोड को वापस ना लिखने देने के लिए। हम क्यों लिखें सेम कोड वापस अपने प्रोग्राम में, जब एक बार हमने लिख दिया फंक्शन, है ना, तो वो अवॉइड करता है। इस सब प्रॉब्लम कैन बी प्लेस्ड इनटू द लाइब्रेरीज टू बी यूज मोर देन वंस, ठीक है। जितनी भी सब प्रॉब्लम होंगी वो एक लाइब्रेरी में जाके स्टोर हो जाती हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बट वो एक ही बार अपने उसमें स्टोर होती है, बट जब जब उसको हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने तो हम बार बार वहीं से यूज़ कर लेते हैं। अब तुम ही बताना कि हमें हमें 3 की पावर 3 भी निकालना है और हमें 3 की पावर 2 भी निकालना है। तो अब यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है, बस वैल्यू चेंज है। तो तुम पाव फंक्शन के हेल्प से इन दोनों का काम नहीं कर सकते। 3,3 दूसरा पाव यूज़ किया 3,2, तो सेम फंक्शन ही तो यूज़ कर रहे हैं ना, इसका लॉजिक जो अंदर लिखा हुआ वो तो सेम ही है ना, कोड को हम रीयूज़ कर रहे हैं ना डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। सेम चीज़ यहाँ पे होती है, ये है कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप समझ आ गया होगा, आ गया या नहीं। Yes, sir. ओके, कंपोनेंट ऑफ फंक्शन, फंक्शन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो पहला फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन। ये फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, जब हम फंक्शन लिखते हैं तो उसका जो मेन सिंटेक्स टॉप पे लिखते हैं ना, मॉडिफायर, स्टैटिक, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये जो पूरी शुरू की लाइन होती है उसी को हम फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये जो डिब्बे में पूरा लिखा हुआ है पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन, ये फंक्शन क्या है, प्रोटोटाइप है, ठीक है। समझ आया।
इसके बाद फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो इसकी बॉडी फंक्शन डेफिनेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? जो इसकी बॉडी हम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मान लो मेथड के अंदर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर ये सारे 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो ये पूरा फंक्शन का डेफिनेशन है, बॉडी पोर्सन। ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप, ये जो डिब्बे में पूरा पैक है वो फंक्शन प्रोटोटाइप है, और ये जो कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज और इसके अंदर जो भी लिखा हो ये फंक्शन की बॉडी है या फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे मैसेजिंग ये जो कमेंट लिखा हो ये गलत है, यहाँ डेफिनेशन की जगह प्रोटोटाइप होना चाहिए या डिक्लेरेशन। ठीक है, नीचे वाला पार्ट है डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है, ये क्लियर है ना सबको? ज्योति, Yes, sir. अगर कोई पूछेगा फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है तो बता दोगे? फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है बता दोगे? क्या है ज्योति फंक्शन प्रोटोटाइप? सर फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन क्या है? हाँ, डिफिनेशन फंक्शन डिफिनेशन समझा दीजिए। फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन डिक्लेरेशन दोनों सेम चीज ही है। व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग द फंक्शन नेम, डेफिनेशन, अच्छा डेफिनेशन जो हम फंक्शन बनाया उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज और ये पूरा जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, तो ये चीज़ हमारा क्या है? ये है हमारा फंक्शन डेफिनेशन, ये पूरा बॉडी पार्ट। ठीक है, जो कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज वाला है, इसके बीच में जो लिखते हैं वो पूरा फंक्शन डेफिनेशन है। और फंक्शन डिक्लेरेशन या मेथड प्रोटोटाइप जो भी है, व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग द नेम ऑफ द फंक्शन अलॉन्ग विद द रिटर्न टाइप एंड मॉडिफायर, है ना। सो ये जो लाइन है ये प्रोटोटाइप कहलाता है। ठीक, लास्ट है फंक्शन इन्वोकिंग। अब हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया, तो अब लास्ट में आप उस फंक्शन को यूज करने के लिए हम फंक्शन को कॉल करते हैं, वही है फंक्शन इन्वोकिंग। समझ आया? डेफिनेशन वाइज अगर चलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इंक्लूडिंग एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम एंड ऑप्शनल लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स इज नोन एज फंक्शनल प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन हेडर। यही चीज़ ये डिब्बे में यहाँ पैक है, वही मैं बता रहा था। क्लियर है इतना? लक्ष्य कुछ तुम भी बोलो। यस सर। कहीं पे भी किसी को भी डाउट हो पूछ लेना। देन बात करें फंक्शन डेफिनेशन की, द कंपाउंड ब्लॉक एसोसिएटेड विद द फंक्शन प्रोटोटाइप विच कंटेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना। तो वही कंपाउंड ब्लॉक हमारा क्या कहलाता है? फंक्शन डेफिनेशन, जो कि कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स, है ना, या मेथड डेफिनेशन। देन फंक्शन इन्वोकिंग, द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन की या मेथड की डेफिनेशन जो हमने लिखी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वही हमारा क्या है? ठीक है, फंक्शन इन्वोकिंग, द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द function definition body to run the given set of statement is known as invoking or calling or accessing or executing, कुछ भी बोल सकते हो फंक्शन डेफिनेशन बॉडी। ठीक है, अब फंक्शन को इन्वॉक कैसे कर सकते हैं? तो भैया अभी हमने यहाँ पे इन्वॉक किया यूजिंग ये ओबीजे डॉट सो, क्या है ये? फंक्शन इन्वॉक ही तो कर रहे हैं हम, यस और नो। बट यहाँ पे हम यूजिंग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की हेल्प से। क्यों? क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है। तो अगर स्टैटिक होगा तो विदाउट ऑब्जेक्ट हम कॉल कर सकते हैं, और अगर स्टैटिक नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इफ अ फंक्शन नेम इज मेन, इट्स कॉलिंग और इन्वॉकिंग स्टेटमेंट वुड बी लाइक दिस, मेन ब्रैकेट सेमीकोलन। ऐसा भी हमने किया था ना, इफ अ फंक्शन नेम इज सो एंड पैरामीटर इज में, देन द कॉलिंग स्टेटमेंट जब कॉल करेंगे तो इनमें एक्चुअल वैल्यू भी पास की जाती है। तो सो एंड यहाँ पे इंट एक्स इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर वैल्यू पास कर दी। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स के बारे में भी हम समझते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉपर वाइड मेन इंडेक्स कैर सी एच प्रोग्राम कोड ये डिफाइन हुआ है। अब यहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है, ये वैल्यू यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू पास की गई, तो ये 25 एक्स में जाके ट्रांसफर हो जाएगा और ये वाई कैरेक्टर सी एच में ट्रांसफर होगा। ठीक है, जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे। देन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो अब क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? यूजिंग ब्लूजे इंटरफेस और यूजिंग ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट, हमने दोनों देखे हैं। हम ब्लूजे में ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू में क्लिक करते हैं, ऐसा हमने कई बार किया है। तो कोने पे एक रेड रेड बन के आता है, सबको याद है या नहीं? ऐसा हमने कभी किया है? Yes, sir. बताओ। Yes. ऐसे लास्ट Yes, में sir. ये कोने पे ऐसे रेड रेड, है ना। तो ये सबको पता है, और स्टेटमेंट भी सबको पता है कि हम सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं, देन ऑब्जेक्ट का नाम, देन इक्वल न्यू क्लास नेम एंड ब्रैकेट। जैसे यहाँ पे अभी मैंने बनाया, ये क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, इक्वल न्यू। न्यू क्या करता है? न्यू इज ऑपरेटर और इट इज ऑल्सो कीवर्ड। न्यू ऑपरेटर इज यूज टू
एलोकेट द मेमोरी, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है ऑब्जेक्ट को रन टाइम पे, ठीक है, मेमोरी पे जगह देने के लिए न्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट बनाने का। और दूसरा क्या कर सकते हो, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन। अब उस ऑब्जेक्ट नेम में एक मेमोरी एलोकेशन उसको एलोकेट करना है तो इक्वल न्यू क्लास नेम दूसरी लाइन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन आई थिंक इतना डिफिकल्ट नहीं है कि मैं इसमें ज़्यादा टाइम लूँ, ये सबको पहले से आता है, कई बार हमने किया भी है। किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो बता दो ईमानदारी से, मैं करके भी बता दूंगा, मैं सब कुछ बताने के लिए रेडी हूँ, बस तुम लोग बताओ कि बताना चाहिए या नहीं, आता है या नहीं। कुछ ना भी सत्यम, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं पता है सबको, कोड के थ्रू और ब्लूजे में इंटरफेस के थ्रू, आता है सबको। ज्योति, यस सर आता है। यस सर कुछ ना भी, आता है सर। ओके। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन वगैरह सबको पता है। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, तो ये प्रोग्राम देखो, यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया है और इस फंक्शन को मैं मेन मेथड में कॉल कर रहा हूँ। तो कैसे करते हैं, अब ये क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड है तो फंक्शन कॉलिंग सिंपल है। पहले तो अगर नॉन स्टैटिक मेथड है और स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल करना है तो सबसे पहले तो जिस क्लास का मेथड है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो और ऑब्जेक्ट बना के उसकी हेल्प से तुम मेथड कॉल कर लो। और अगर यही स्टैटिक मेथड होता इस तरह जैसे हमने बनाया तो फिर ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने लो स्टैटिक कर दिया ये फंक्शन, तो अब यहाँ पे डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं। सो और आर्ग्यूमेंट्स तो इसमें है नहीं तो इसमें भी पास करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट सेमीकोलन लगा दो, रन करेंगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग ऐसे ही होती है, सिंपल तरीके, बहुत ईजी है फंक्शन इन्वोकिंग। फंक्शन का नेम ब्रैकेट लगाओ सेमीकोलन, अगर वैल्यू है कोई आर्ग्यूमेंट है तो तुम्हें एक्चुअल वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ठीक है, बन जाएगा। यस सर। यस सर। कॉलिंग और इनवॉकिंग फंक्शन यूजिंग इंस्टेंस, अच्छा ये फंक्शन कॉल करना बता रहा है यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी तो हमने दोनों देख लिया ना, ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी हम ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन का नाम लिखते हैं, है ना, हमने दोनों चीज़ देख ली। अब एक चीज़ और देखना है कि मान लो ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता, ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा, तो मैं इसको अभी क्या करता हूँ, स्टैटिक को हटा दिया और यहाँ वाइड की जगह मैं कर देता हूँ इंट, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न 5, ठीक है, 5 + 5 ऐसा, और फंक्शन का नाम कर देता हूँ सम, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, पब्लिक इंट सम एक नॉर्मल फंक्शन बना हुआ है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, मतलब ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो अब इस केस में जब भी कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा तो उस केस में हम फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे तो भाई देखो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत तो है ही, हम मेथड ओबीजे इक्वल न्यू मेथड, ये ऑब्जेक्ट बन गया और यहाँ पे अब हमें obj.show ऐसे कॉल कर लिया। बट ये जो फंक्शन है कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न लेकर यहाँ पे वापस आएगा, कॉल किया तो बॉडी में गया तो इसको रिटर्न स्टेटमेंट मिला, रिटर्न क्या करेगा, बोलेगा कि भैया जहाँ से आया हो वहीं पे वापस चले जाओ। तो ये कंट्रोल यहाँ से आया था, यहाँ पे वापस चला जाएगा। बट ये भी बोल रहा है कि रिटर्न हो जाओ लेकिन साथ में तुम 5 + 5 लेके जाओ। तो ये 5 + 5 लेके यहाँ पे आएगा तो, बट ये जो 5 + 5 लेके आएगा उसको हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पे इंट और कुछ वेरिएबल रिजल्ट इक्वल, है ना, ऐसे तो स्टोर कराना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, रिजल्ट में। तो रिजल्ट में क्या आएगा बताओ जरा, 10 आएगा सर, इसमें शो की जगह सम लिख लीजिए। हाँ सम लिखना है, फंक्शन का नाम सम, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे system.out.println और यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट को प्रिंट कराऊँ तो मुझे क्या दिखेगा, 10। अभी एरर आएगी क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट इसके लिए गलत लिख दिया, 10 आया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मान लो इसमें आर्ग्यूमेंट कुछ आता, ठीक है, यहाँ पे इंट a, इंट b, तो अब यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू पास करूँ वो सम होके आए a + b। तो अब इस फंक्शन को कॉल करना है तो कॉलिंग टाइम में a और b में एक्चुअल उनमें वैल्यू हमें स्टोर करना होगा, वो वैल्यू पास करनी पड़ेगी कॉलिंग टाइम पे, इन्वॉकिंग टाइम पे। मैंने यहाँ पे 10,
कॉमा 20 ऐसे पास किया, तो 10 कहाँ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा ए वेरिएबल पे और 20 बी वेरिएबल पे। अब जब कॉल होगा ए प्लस बी तो क्या रिटर्न होकर आएगा यहाँ पे रिजल्ट पे, हाँ अभी आंसर में क्या आएगा 30, ठीक। तो ये बन जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको कॉल भी कर लिया, ये हो गया। अब प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन फंक्शन। अच्छा चलो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट फिर समझते हैं फिर प्रॉब्लम, ठीक है। आर्ग्यूमेंट समझते हैं फिर आगे प्रॉब्लम को देखेंगे। फंक्शन को एकदम क्लियर कर लेते हैं पहले। आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स, ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक्चुअल, ठीक है। तो अब फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर किसे कहेंगे। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को देखो, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। तो जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करते टाइम यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट तुम या पैरामीटर यहाँ पे डिक्लेयर करते हो विद इन अ पैरेंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, तो ये जो है ये हमारा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहलाता है। कैसा आर्ग्यूमेंट, कैसा पैरामीटर, फॉर्मल, ठीक है। और व्हेन वी आर इन्वॉकिंग द फंक्शन एंड पास द वैल्यू इन द आर्ग्यूमेंट, जैसे कि यहाँ पे सम फंक्शन को मैंने इन्वॉक किया और यहाँ पे जो पैरेंथेसिस में मैं एक एक्चुअल वैल्यू पास कर रहा हूँ इन वेरिएबल्स में, तो ये हमारा जो है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहलाता है या एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। तो एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट व्हेन वी आर इन्वॉकिंग द फंक्शन एंड पासिंग द वैल्यू इन द फंक्शन पैरेंथेसिस, then these type of arguments or parameters called the actual argument. And when we are defining the function and declaring the variable within the parenthesis, then these type of parameters are called Formal. called parameters. क्लियर है, बन जाएगा। लक्ष्य, लक्ष्य नहीं है क्या, गायब, ठीक है। बाकी सब लोगों से बन जाएगा ना, हाँ यस सर, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा। अब प्रॉब्लम नंबर 1 है विदाउट एनी नकल, है ना। हम तुम लोगों को खुद से करना है ईमानदारी से, बहुत सिंपल है। बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन अ फंक्शन पब्लिक वाइड कंप्यूट, ठीक है। तुम्हें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें पब्लिक वाइड कंप्यूट करके फंक्शन बनाना है, और इसमें पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर, दो पैरामीटर देना है, क्या, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, टू फाइंड एंड प्रिंट द व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई में जो भी आर्ग्यूमेंट आएगा वैल्यू, उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है और प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इसको फटाक से करो, कैसे करोगे, सिंपल प्रोग्राम है। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए। ये क्वेश्चन है, देखो। तुम्हारी बना रही फोटो नीता जैसे बैठी है, हाँ वो तुम मर जाओगी।
सर हाँ सर हो गया, सर हो गया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे उसका सोल्यूशन दिखाता हूँ और मैच करो किसका सही है किसका नहीं, ठीक है। जिसका सही हो ईमानदारी से बोल देना हाँ सही है। चेक कर लीजिए सर, मैंने भेज दिया है। ये प्रोग्राम है सामने, देख रहा हूँ। सर सर हाँ पब्लिक क्लास फ्रॉम हाँ वन हाँ लिखा है, मैंने क्लास प्रोटेक्ट लिख दिया है। ठीक है कोई बात नहीं। हो गया सर। हम्म ठीक है सर मैं सिस्टम डॉट प्रिंट एलन में मैं केवल पी बस प्रिंट कराई हूँ, एक्स और वो वाई। पब्लिक वाइड कंप्यूट है एक्स इंटू वाई किया प्रिंट प्रोडक्ट एक्स ठीक है। हाँ ठीक है ना सही है। ये किसका था, कृष्णाली का, सही है। तो अभी क्या करना है, देखो अब ये छोटे मोटे प्रोग्राम हैं बन जाएंगे। अभी ये बताओ, ये एल कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई करा के, तो ये भी बन जाएगा। ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा, देखो पैरामीटर पास किया तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे कॉल करेंगे, ये जब रन करेंगे ना तो इस तरीके से पॉपअप आता है ब्लूजे में, ठीक है। अभी हम करके देखेंगे इनको ब्लूजे में कैसे आता है पॉपअप। रिटर्न टाइप फंक्शन, इसको यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन कैसे वैल्यू रिटर्न करेगा। तो रिटर्न टाइप फंक्शन अभी तक हम वाइड वाइड वाला देख रहे थे, हमने इंट वाला भी अभी देखा, जैसे देखो ये इंट फंक्शन बनाया, इसका रिटर्न टाइप कैसा है इंट, यानी ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, ए प्लस बी करके क्या कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी, इंटीजर ही आएगी क्योंकि ए बी भी इंटीजर टाइप के हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो भी रिटर्न करेगा उसी टाइप का वेरिएबल बना के यहाँ पे वैल्यू उसमें स्टोर भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं रिटर्न टाइप के, जैसे इंट मेन, डबल मेन, कैर मेन। अगर कैर कंप्यूट है, मान लो अगर रिटर्न टाइप कैरेक्टर टाइप का होता है, देन हम उसको स्टोर करेंगे कैरेक्टर टाइप में, तो हमें कैरेक्टर मिलेगा, है ना, कैरेक्टर वैल्यू अगर रिटर्न कराना है। तो ये जो रिटर्न है स्टेटमेंट, आई थिंक इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सबको समझ आ गया। और हम जब जंपिंग स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तब भी हम रिटर्न कीवर्ड के बारे में भी समझा था। रिटर्न एक कीवर्ड है और एक जंप स्टेटमेंट भी है, ठीक है, जो कि अनकंडीशनली कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे मान लो हमने फंक्शन को कॉल किया, तो कॉलिंग टाइम पे मान लो कुछ वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो उसकी बॉडी में जाएगा और जैसे ही उसे रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा तो वहीं से वो फंक्शन के कंट्रोल को जहाँ से आया था कॉलिंग टाइम पे इन्वॉकिंग पोजीशन पे, वहीं पे जाके वो रिटर्न कर देगा उसके कंट्रोल को, आगे के फिर स्टेटमेंट नहीं चलने वाले। ये एकदम लास्ट में लिखा जाता है रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन की बॉडी के एकदम लास्ट में। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ तो सिंगल स्टेटमेंट ही है, तो चाहे से तुम फर्स्ट मान लो चाहे लास्ट, वो तो लास्ट ही है, बट इसके पहले कुछ और भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन के एकदम लास्ट में लिखा जाता है। एंड रिटर्न एक कीवर्ड है, ठीक है। इट इज़ यूज टू रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन एंड इमीडिएटली टर्मिनेट्स द फंक्शन देन ट्रांसफर द कंट्रोल बैक टू द फंक्शन कॉलिंग। मतलब इसका यूज़ फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करने के लिए किया जाता है और ये इमीडिएटली टर्मिनेट कर देता है फंक्शन को और कंट्रोल को ट्रांसफर कर देता है कंट्रोल बैक टू द फंक्शन कॉलिंग स्टेट जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिटर्न और ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू लिख के हम रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें हमने जंपिंग स्टेटमेंट में भी देखा था। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। ये चैप्टर काफ़ी इजी सर है। हाँ मुझे ये हाँ एक्सप्लेन कर दीजिए, रिमेंबर दैट द रिटर्न कीवर्ड्स पॉइंट वाला, कहाँ पे अथवा 227 वाला, और नीचे और नीचे। 27? अरे हाँ, ये रिमेंबर दैट द रिटर्न लास्ट में दिया है नीचे को। अच्छा अच्छा, ये रिमेंबर दैट द रिटर्न कीवर्ड रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो ये बोल रहा है कि भाई ये चीज़ दिमाग में रख लो, सेट कर लो, जो भी करना है कर लो। ध्यान रखो कि जो रिटर्न कीवर्ड है वो एक टाइम पे एक सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करेगा, डिफरेंट वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। अब कैसे, अब इस प्रोग्राम में अगर तुम देखो तो तुम अब ये सोच रही होगी कि ए और बी ये तो दो वैल्यू रिटर्न करा, नहीं। ए और बी जब प्लस होगा तो एक सिंगल वैल्यू मिलेगी ना 30, और वो सिंगल वैल्यू ही रिटर्न कर सकता है। तो मल्टीपल वैल्यूज नहीं रिटर्न करा सकते रिटर्न स्टेटमेंट से, ठीक है ना। एट अ टाइम वो एक सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करेगा, समझ आया। यस सर। तो ए और बी को करेगा, अच्छा प्लस करने के बाद एक सिंगल वैल्यू क्या मिलेगी हमें 30, वही 30 यहाँ पे आ गया है 10 और 20 के वजह से, है ना। क्लियर है? यस सर। अभी मुझे आगे देख,
आगे क्या बताने लायक है। आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स, इससे पहले कुछ और है क्या? ये फंक्शन इनवॉकिंग वगैरह है, ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। आर्गुमेंट्स भी मैंने बता दिया। आर्गुमेंट्स क्या, पैरामीटर क्या होता है? द लिस्ट ऑफ वेरिएबल अलॉन्ग विद द डेटा टाइप गिवन एट द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। जब भी फंक्शन डिफाइन करते हैं वहाँ पे वेरिएबल नेम विद अलॉन्ग विद द डेटा टाइप हम जो डिक्लेयर करते हैं, ये हमारे आर्गुमेंट्स हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक्चुअल एंड फॉर्मल। तो जब भी फंक्शन डिफाइन करते हैं, है ना, जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं अलॉन्ग विद द डेटा टाइप और वेरिएबल्स, हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, तो ये हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट कहलाते हैं। और वही चीज़ जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हम विदाउट आर्गुमेंट कुछ नहीं, डायरेक्ट एक एक्चुअल वैल्यू वहाँ पे ट्रांसफर करते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स में। तो ये हमारा क्या कहलाता है? एक्चुअल आर्गुमेंट। क्लियर है? ये देखो, द आर्गुमेंट्स ऑफ पैरामीटर आर कैटेगराइज्ड देयर स्पेसिफिक नेम फॉलोज, फॉर्मल आर्गुमेंट और पैरामीटर, एक्चुअल आर्गुमेंट और पैरामीटर। ठीक है, तो फॉर्मल आर्गुमेंट्स को अगर बात करें तो वन और मोर वेरिएबल अलॉन्ग विद देयर डेटा टाइप given at the time of function prototype and function definition within the parenthesis are known as formal argument। ठीक है, और ये है एग्जांपल char cs int y, ये डिफाइन करते टाइम यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, तो दीज आर अ फॉर्मल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट की बात करें, वन और मोर वेरिएबल विदाउट देयर डेटा टाइप, हम यहाँ पे वेरिएबल या एक्चुअल वैल्यू लिटरल कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, पास कर सकते हैं। द वन और मोर वेरिएबल विदाउट देयर डेटा टाइप गिवन एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग और इनवॉकिंग आर नोन एज एक्चुअल आर्गुमेंट। और ये एग्जांपल है एक्चुअल आर्गुमेंट का। ये भी जब हम ब्लूजे की हेल्प से कॉल करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू पास करते हैं ये भी हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट है। समझ आया? इसको भी हमने देख लिया है प्रोग्राम में भी। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व करना हो, कुछ है क्या इसमें? टाइप्स ऑफ मेथड है। ठीक है, टाइम है क्या अभी? तो अभी देखो, टाइप्स ऑफ मेथड मैंने कल भी बताया था, कल नहीं परसों, कि ये ना टोटल 4 टाइप अगर देखा जाए कैटेगरी वाइज, तो एक तो डेफिनेशन वाइज कि कौन डिफाइन कर रहा है उसके हिसाब से 2 कैटेगरी हैं, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड, और एक यूज्ड किस हिसाब से यूज़ किया जा रहा है उसके हिसाब से हमारे पास स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक, जिसे हम इंस्टेंस मेथड बोलते हैं। तो वो 2 कैटेगरी भी थी, बताया था या नहीं परसों वाली क्लास में? तो यहाँ पे 2 कैटेगरी यहाँ पे अभी देखने को मिल रही है, स्टैटिक और क्लास मेथड, है ना, या फंक्शन इंस्टेंस मेथड। तो स्टैटिक मेथड किसे कहेंगे? ऐसा फंक्शन या ऐसा मेथड जिसके प्रोटोटाइप में स्टैटिक कीवर्ड लगा होता है। क्या लगा होता है? हम स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से उसके मेथड को डिफाइन करते हैं, तो ऐसे मेथड को स्टैटिक मेथड कहते हैं। और इसको बनाने का फ़ायदा क्या है? वो मेथड पूरे क्लास के लिए कॉमन हो जाता है, ऑब्जेक्ट के डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरह से ट्रीट नहीं होता वो। ठीक है, दूसरी चीज़, उसको हम विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब मैंने अभी जो बोला कि स्टैटिक फंक्शन बनाने से वो डिफरेंट मेथड ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट तरीके से काम नहीं करता, इस चीज़ को हम कल देखेंगे प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, और इसी पे हम थोड़ा सा स्टैटिक वेरिएबल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इंस्टेंस मेथड की बात करें अगर, तो ऐसा मेथड जो विदाउट स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से डिफाइन किया जाता है, उसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं होता, तो ऐसे मेथड हमारे इंस्टेंस मेथड होते हैं, क्लास लेवल के फंक्शन होते हैं। अब ये इंस्टेंस मेथड जो है ये केवल और केवल इंस्टेंस वेरिएबल या डेटा मेंबर जो क्लास के अंदर डिक्लेयर है उनको यूज़ कर सकता है ना, बट स्टैटिक मेथड जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकता, वो केवल स्टैटिक वेरिएबल ही एक्सेस कर सकता है। अगर इनकी डिफिनेशन में जाएँ तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। द मेथड और फंक्शन डिफाइंड यूजिंग ए स्टैटिक कीवर्ड एंड डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ऑफ अ क्लास टू कॉल द और इन्वॉक द फंक्शन और नोन एज स्टैटिक मेथड एंड क्लास मेथड। क्लियर है इतना? एंड द स्टैटिक मेथड कैन नॉट एक्सेस द नॉन स्टैटिक इंस्टेंस मेथड। ठीक है, स्टैटिक मेथड क्या कर सकता है? कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक और इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड या नॉन स्टैटिक मेथड को स्टैटिक मेथड के अंदर उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक, ये एग्जांपल है। इंस्टेंस मेथड की डेफिनेशन देखें, द मेथड और फंक्शन विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ऑफ द क्लास टू कॉल द इन्वॉक द कॉल और इन्वॉक द मेथड इज नोन एज इंस्टेंस मेथड। मतलब ऐसा मेथड जिसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस क्लास का जरूरत, क्लास के इंस्टेंस की जरूरत होती है कॉल करने के लिए, तो ऐसे मेथड को हम इंस्टेंस मेथड कहते हैं। और इंस्टेंस मेथड जो होता है दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक है, इंस्टेंस मेथड को हम नॉन स्टैटिक मेथड भी कहते हैं। द इंस्टेंस मेथड कैन एक्सेस द स्टैटिक मेथड। ठीक है, इंस्टेंस मेथड के अंदर हम स्टैटिक मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बट स्टैटिक मेथड के अंदर हम नॉन स्टैटिक मेथड कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, ये टेबल है कुछ, इसको थोड़ा सा पढ़ना, डिफरेंस दोनों में कि स्टैटिक मेथड और इंस्टेंस मेथड में डिफरेंस क्या है, और इसको प्रैक्टिकली हम कल थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, और इसके आगे क्या है? वेरिएबल। ओके,
देन टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, ठीक है, ये भी कल ही हो जाएगा। और इसके बाद ओके, तो आगे की चीज़ें फिर कल देखेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस थोड़ा सा पढ़ना दोनों में, प्रैक्टिकली हम इसको कल देखेंगे, ओके। अगर कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज यू कैन लीव।